We are basically doing developmental disturbances affecting eruption where we're doing premature teeth. अब premature teeth जो होते हैं ना वो दो types के हो सकते हैं. या तो हमारे पास हो सकता है natal teeth which is deciduous teeth present at birth. Natal teeth, new natal teeth is the deciduous teeth that erupts during the first 30 days of life. Premature eruption जो होती है ना वो 1 or 2 teeth को involve करती है. Most commonly deciduous mandibular central incisor involved हो जाता है. ठीक है, इसके अंदर कहते हैं कि there is some sort of a familial pattern that is associated with प्रीमेच्योर एरप्शन. एंड यूजुअली एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो नेटल या न्यू नेटल टीथ होते हैं ना दे आर पार्ट ऑफ द नॉर्मल जो कॉम्प्लीमेंट होता है ऑफ डिसिडुअस टीथ. सो दे शुड बी रिटेन्ड इफ़ पॉसिबल, क्योंकि ये डिसिडुअस दांतों का हिस्सा है. ये नहीं है कि ये जो नेटल टीथ प्रेजेंट है इरप्ट हुआ है मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर, इसकी जगह एक और मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर आएगा जब आप इसको एक्सट्रैक्ट कर देंगे, बिकॉज दिस इज़ दैट मैंडिबुलर इंसाइजर जो आपके डिसिडुअस दांतों का पार्ट है. ठीक है, प्रीमेच्योर एरप्शन अगर डिसिडुअस टीथ की है तो हो सकता है कि परमानेंट टीथ की भी प्रीमेच्योर एरप्शन हो. और अगर परमानेंट टीथ की प्रीमेच्योर एरप्शन है वो इसलिए है क्योंकि डिसिडुअस टीथ जो हैं वो पहले लॉस हो गए हैं. सो दिस इज़ काइंड ऑफ लाइक दिस एसोसिएटिव रिलेशनशिप. और अगर सारी की सारी परमानेंट डेंटिशन प्रीमेच्योरली एरप्ट कर रही है तो फिर हम कोई एंडोक्राइन डिस्फंक्शन कंसिडर कर रहे होते हैं, जैसे कि हाइपरथायरॉयडिज्म. ठीक है, हाइपरथायरॉयडिज्म एसोसिएटेड होता है इफ़ द इंटायर परमानेंट डेंटिशन इज़ एरप्टिंग प्रीमेच्योरली. तो ये तो प्रीमेच्योर एरप्शन हो गई ना. दूसरा हमारे पास आ जाती है डिलेड एरप्शन. ठीक है, डिलेड एरप्शन क्या होती है कि ठीक है व्हेन फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ द डिसिडुअस टीथ रिलेटिव टू द नॉर्मल एज रेंज. तो जब दांत लेट इरप्ट करते हैं और फर्स्ट अपीयरेंस होती है डिसिडुअस टीथ की रिलेटिव टू द नॉर्मल एज रेंज, तो उसको हम कहते हैं कि डिलेड इरप्शन. अब डिलेड इरप्शन की दो पर्टिकुलरली 3 कॉजेज़ होती हैं. एक तो इडियोपैथिक होती है ना, अननोन होती हैं. फिर दूसरा सिस्टमिक फैक्टर्स एंड लोकल फैक्टर्स होते हैं. सिस्टमिक फैक्टर्स के अंदर हमारे पास क्रेटिनिज्म आ जाता है, क्लीडोक्रेनियल डिस्प्लेजिया आ जाता है, हेरिडिटरी जिंजिवल फाइब्रोमटोसिस आ जाता है. वी हैव विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स, उसके अलावा सीलियाक डिजीज़ आ गया, अनीमिया आ गया. तो ये सारे जो कंडीशंस होते हैं ये सिस्टमिक फैक्टर्स हैं जो कि डिलेड इरप्शन कॉज करवा सकते हैं. ठीक है, एक सेकेंड. सो ये डिलेड इरप्शन कॉज करवा सकते हैं और कुछ एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स भी होते हैं जो कि ये करवा सकते हैं. राइट, नेक्स्ट आप लोकल फैक्टर्स के अंदर कोई भी एनामल पर्ल बन गया है लिप के या फिर पैलेट के क्लेफ्ट्स हैं. ठीक है, या कोई भी ओरल क्लेफ्ट है. ठीक है, ओरल क्लेफ्ट आ गया, एनामल पर्ल्स आ गए, एनकाइलोसिस. ठीक है, एनकाइलोसिस है डिसिडुअस दांत का कि रूट्स आपस में दांत जो है वो बोन के साथ फ्यूज़ करते हैं, पीडियल लॉस हो गया. सो एनकाइलोसिस ऑफ द डिसिडुअस टीथ, ओरल क्लेफ्ट्स, कोई भी एनामल पर्ल्स हो गया. ठीक है, उसके अलावा रीजनल ओडोंटोप्लेजिया, सुपर न्यूमरी टीथ एंड इंट्रा बोनी ट्यूमर्स, ये सारे एसोसिएटेड फैक्टर्स होते हैं डिलेड इरप्शन के. एंड दे नीड टू बी कंसिडर्ड व्हेन associated delayed eruption is seen. ठीक है, अब होता क्या है इसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना वो हेरिडिटरी जिंजिवल फाइब्रोमटोसिस होता है, जो कि एक डेंस बैंड ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है. अब ये डेंस बैंड ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जो होता है ना वो टूथ इरप्शन को इम्पीड कर रहा होता है, जिसकी वजह से दांत इरप्ट नहीं कर सकता. तो अगर हम इन लोकल या सिस्टमिक फैक्टर्स को ठीक कर देंगे तो इरप्शन हो जाएगी. लेकिन जब हम क्लीडोक्रेनियल डिस्प्लेजिया के ऊपर बात करते हैं तो उसके अंदर हमें कॉज ही नहीं पता कि डिलेड इरप्शन क्यों है, तो उसके अंदर कोई ट्रीटमेंट एज सच नहीं होता. ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारे पास आ जाता है इरप्शन अबनॉर्मलिटीज़ में इम्पैक्टेड टीथ. इम्पैक्टेड टीथ क्या होते हैं कि टीथ दैट फेल टू इरप्ट बिकॉज ऑफ सम सॉर्ट ऑफ फिजिकल बैरियर. ठीक है, वो दांत जो कि इरप्ट नहीं करता या इरप्शन उसकी इम्पीड हो जाती है बाय फिजिकल बैरियर, तो इम्पैक्टेड हो जाता है. ठीक है, अब हमारे पास फिजिकल बैरियर्स क्या हो सकते हैं, क्राउडिंग हुई है बहुत ज़्यादा जो कि इम्पीड कर सकता है, सुपर न्यूमरी दांत हैं, ओडोंटोजेनिक सिस्ट हैं, ओडोंटोजेनिक ट्यूमर्स हैं जैसे कि ओडोंटोमा बना हुआ है. तो ये सारे के सारे इरप्शन
को ऑल्टर कर सकते हैं और दांत इम्पैक्ट हो जाता है। इम्पैक्टेड दांतों में मोस्ट इम्पॉर्टेंट थर्ड मोलर, चाहे वो मैक्सिलरी थर्ड मोलर है या मैंडिबुलर थर्ड मोलर है, उसके बाद के नाइन्स बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड आपको देखने को मिलेंगे। और मैंडिबुलर दांतों के अंदर सेकेंड प्री मोलर सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड होता है, ठीक है। उसने कहा है कि जो थर्ड मोलर्स की इम्पैक्शन होती है ना, उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं बेस्ड अपॉन द ओरिएंटेशन विद इन द डेंटल आर्च और विद इन द dental arch, yes. So mesioangular impactions, distoangular impactions, horizontal vertical impaction, ये आपका सॉफ्ट टिश्यू है। मैक्सिलरी दांतों के ऊपर बात करें, थर्ड मोलर अगर ऐसे करके लेट्स जस्ट से पड़ा हुआ है, लेट्स जस्ट कंसिडर दिस इज़ द थर्ड मोलर, सो ये क्या होगी, ये वर्टिकल इम्पैक्शन हुई होगी, ठीक है। लेट्स जस्ट से थर्ड मोलर, ये वर्टिकल इम्पैक्शन हो गई, ठीक है। दूसरा हम कह सकते हैं कि थर्ड मोलर जो है ना वो इस तरह करके पड़ा हुआ है, तो ये हॉरिजॉन्टल इम्पैक्शन हो जाएगी, ठीक है। तीसरा हम कह सकते हैं कि थर्ड मोलर जो है ये आपका दांत जो है फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे करके सेकंड मोलर पड़ा हुआ है, ठीक है। और जो थर्ड मोलर है ना वो ऐसे करके इम्पैक्ट हुआ है, तो हम इसको क्या कहेंगे कि इम्पैक्शन है मीजियो एंगुलरली वो इम्पैक्ट हुआ है, ठीक है। तीसरा हम कहेंगे कि यही आपका सेकंड मोलर है, उसकी रूट्स हैं, ठीक है। और यही थर्ड मोलर जो है ना वो इस तरह करके इम्पैक्ट हुआ है, तो हम कहेंगे डिस्टो एंगुलर इम्पैक्शन हुई है। इम्पैक्ट हुआ है, बाहर नहीं निकला हुआ, ठीक है, लेकिन उसकी उस आर्च के अंदर कैसी पोजीशन है, तो वो डिफरेंट टाइप्स की इम्पैक्शंस हो सकती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपने इम्पैक्शन याद रखनी है, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में मीजियो एंगुलर इम्पैक्शन होती है। दूसरा वो कहता है कि या तो हमारे पास दांत कंप्लीट इम्पैक्शन हुई होती है, कंप्लीट, या फिर पार्शल इम्पैक्शन हुई हो। जो कंप्लीट इम्पैक्शन है ना, द एंटायर टूथ इज सराउंडेड completely by bone, और जो पार्शल इम्पैक्शन है ना वो पार्शली दांत में पार्शली सॉफ्ट टिश्यू में होता है और पार्शली इम्पैक्टेड हुआ होता है। अब जो पार्शली इम्पैक्टेड दांत है ना उसके अंदर क्या होता है कि लेट्स जस्ट से आपका पार्शली इम्पैक्टेड दांत जो है वो मैंडिबुलर थर्ड मोलर है, ठीक है। और ये जो पार्शली इम्पैक्टेड मैंडिबुलर थर्ड मोलर है ये कम्युनिकेट करता है विद inconspicuous periodontal pocket on the distal aspect of the adjacent second molar, predisposing the impacted tooth to pericorneal infections. For example, ये आपके पास ऐसे करके थर्ड मोलर सेकंड मोलर है जो कि एरप्ट हो गया है। अब ये जो इम्पैक्टेड थर्ड मोलर है ना, लेट्स जस्ट से ये थर्ड मोलर है, तो ये क्या करता है, ये कम्युनिकेट करता है विद इनकंस्पिशियस पेरिडोंटल पॉकेट। एक ऐसे करके इनकंस्पिशियसली इनके दरमियान में पॉकेट बनी हुई होती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें पता है ना कि नॉर्मल जिंजवा जो है उसकी पॉकेट ऐसे करके अटैचमेंट हुई होगी, ठीक है, लेट्स जस्ट से ऐसे करके अटैचमेंट हुई होगी, तो ये जो इसकी अटैचमेंट है ना वो इसके साथ कनेक्ट कर रही होती है फॉर सम इंटरकनेक्टिंग इनकंस्पिशियस पेरिडोंटल पॉकेट डिस्टल एस्पेक्ट ऑफ एडजेसेंट सेकंड मोलर। तो जब इधर इन्फेक्शन होगी तो ये इन्फेक्शन इधर भी जाएगी, तो ये इम्पैक्टेड थर्ड मोलर पेरिकॉर्नल इन्फेक्शन से प्रीडिस्पोज हो जाता है, डेंटल केरीज से प्रीडिस्पोज हो जाता है। हमेशा जो इम्पैक्टेड दांत हैं, ठीक है, जब हम हमेशा किसी भी इम्पैक्टेड दांत के ऊपर बात करते हैं, पर्टिकुलरली इस केस में हम बात कर रहे हैं थर्ड मोलर के ऊपर, और वो कम्प्लीटली इम्पैक्टेड हुआ है, ठीक है, तो उसके अंदर इन्फेक्शन नहीं होगी। लेकिन अगर वो पार्शली इम्पैक्ट हुआ है कि पार्शली वो एक पार्शली इम्पैक्ट होने का क्या मतलब है कि अगर ये आपके पास सेकंड मोलर है, बहुत बड़ा बना दिया बट इट्स फाइन, और ये आपके पास थर्ड मोलर है, अब ये पार्शली इम्पैक्ट हुआ है क्योंकि ये इसका क्राउन अभी भी इतना पोर्शन ऑफ क्राउन जो है वो बाहर है, अंदर है और बाहर थोड़ा सा है, तो ये जो है यहाँ पे पेरिकॉर्नल इन्फेक्शन होने का चांस होता है पार्शली इम्पैक्टेड टूथ में। और अगर कोई दांत कोई भी इनअपेरेंट रीज़न की वजह से इम्पैक्टेड है तो उसको हम कह सकते हैं कि एम्बेडेड है, ठीक है। अब हमने कहा कि कॉजेज़ ऑफ इम्पैक्शन क्या हो गई कि कोई भी सुपर न्यूमरी टीथ हो गया, कोई भी क्राउडिंग हो गई, ओडोंटोजेनिक सिस्ट हो गया, ओडोंटोजेनिक ट्यूमर्स, ओडोंटोमास हो गए, तो इसका रिज़ल्ट क्या हो सकता है, रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। इन्फेक्शन होना शुरू हो जाती है, पेन होना शुरू हो जाती है, प्री डायलेक्शन फॉर डेंटिजरस सिस्ट फॉर्मेशन, उसके अलावा रिजॉर्प्शन होना शुरू हो जाती है ऑफ द एक्सटर्नल सरफेस
रिजॉर्प्शन, एक्सटर्नल रिजॉर्प्शन होना शुरू हो जाती है ऑफ द इम्पैक्टेड टूथ, या फिर रूट रिजॉर्प्शन ऑफ द जैसे नॉर्मल टूथ हो सकता है, ठीक है। तो इम्पैक्टेड टूथ को फिर हम देखते हैं, रेडियोग्राफिकली एग्जामिन करते हैं, और फिर उसका जो ट्रीटमेंट होता है ना वो डिपेंड करता है कि दांत क्या है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास थर्ड मोलर इम्पैक्ट है तो फ़ौरन से आपने उसको एक्सट्रैक्ट कर देना है, सर्जिकली रिमूव कर देना है। लेकिन अगर यही मैक्सिलरी कैनाइन इम्पैक्टेड है, क्योंकि वो कॉर्नर स्टोन ऑफ द माउथ है, तो उसको आप एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते सर्जिकली। फिर आप जो गम्स हैं उसको इंसाइज करेंगे और ऑर्थोडोंटिक ब्रैकेट के थ्रू उसको आर्च में लेके आएंगे अपना कैनाइन जो है उसको, ठीक है। सो ये सारे ऑप्शंस होते हैं फॉर ट्रीटमेंट, राइट। उसके बाद फिर वी हैव इरप्शन सीक्वेस्ट्रम। इरप्शन सीक्वेस्ट्रम इज़ द लास्ट कंपोनेंट, जो कि थोड़ा सा ट्रिकी है बट इट्स फाइन फॉर इरप्शन एबनॉर्मेलिटीज़। इरप्शन सीक्वेस्ट्रम अगर हम बुक डेफिनेशन के ऊपर बात करें तो वो कहता है कि इट इज़ अ स्मॉल स्पिक्यूल ऑफ कैल्सिफाइड टिश्यू, स्मॉल स्पिक्यूल ऑफ कैल्सिफाइड टिश्यू दैट इज़ एक्सट्रूडेड थ्रू द एल्वेलर म्यूकोजा दैट ओवरलाइज एन इरप्टिंग मोलर। होता क्या है कि ये अगर आपके पास एक मोलर है जो कि इरप्ट कर रहा है, ठीक है, जब ये इरप्ट कर रहा होता है तो ऑब्वियसली इस तरह ही इरप्ट करेगा कि कस्प जो है वो पहले इरप्ट करेंगे और ये जो सेंट्रल ऑक्लूजल फॉसा है ये बाद में इरप्ट करेगा। तो जब कस्प पहले इरप्ट करते हैं ना तो यहाँ पे एक बोनी स्पिक्यूल आपके दांतों के सरफेस के ऊपर अपीयर होती है, गम्स पे सॉरी, जिसको हम इरप्शन सीक्वेस्ट्रम कहते हैं। सो इट इज़ अ स्मॉल स्पिक्यूल ऑफ कैल्सिफाइड टिश्यू दैट ओवरलाइज दैट इज़ एक्सट्रूडेड थ्रू द एल्वेलर म्यूकोजा ओवरलाइज एन इरप्टिंग मोलर। तो एक इरप्टिंग मोलर के ऊपर लाई कर रहा होता है एक स्मॉल स्पिक्यूल ऑफ कैल्सिफाइड टिश्यू और एल्वेलर म्यूकोजा से हमें नज़र आता है। इसके कैसे बनता है, क्या कॉजेज़ होती हैं? या तो ये हमारे पास जो स्मॉल स्पिक्यूल होता है ना ये अराइज़ करता है कॉर्टिकल बोन से, स्लाइटली थिकन कॉर्टिकल बोन से, जो कि सेंट्रल ऑक्लूजल फॉसा को ऑक्यूपाई कर रही होती है, या फिर ये एक मिनिएचर कॉम्प्लेक्स ओडोंटोमा हो सकता है। और कुछ भी इसके अंदर बात नहीं है, बस यही है कि या तो ये एक बोनी स्पिक्यूल यहाँ से अराइज़ कर रहा है या फिर ये कॉम्प्लेक्स ओडोंटोमा का स्ट्रक्चर है जो कि अराइज़ कर रहा है। और मोलर की इरप्शन से पहले स्मॉल स्पिक्यूल जो होता है वो हमारे पास अपीयर होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब मोलर इरप्ट करेगा इस तरह से आपके आर्च के अंदर मोलर की इरप्शन होगी तो यहाँ पे जो रिजॉर्प्शन है बोन की वो पहले होगी एज़ कम्पेयर टू सेंट्रल ऑक्लूजल फॉसा, और जो है वो कस्प पहले अपीयर होंगे, ठीक है। ये इसको फ़ौरन से हम जो होते हैं वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, कुछ केसेस में नेचुरली भी एक्सफोलिएट कर जाता है, ठीक है। सो इट इज़ अ नॉन आइलैंड ऑफ नॉन वाइटल बोन या ओडोंटोमा that is pushed ahead of the erupting molar. So हमने disturbances की इन थोड़ी सी क्विक रिविजन कर लेते हैं। वी डिड डिस्टर्बेंसेस इन साइज़, माइक्रो एंड मैक्रो, दोनों के अंदर जनरलाइज्ड, ट्रू जनरलाइज्ड एंड रिलेटिव एंड लोकलाइज्ड टाइप्स के ऊपर बात की हैं, ठीक है। अगर माइक्रोडोंशिया के ऊपर बात करें तो मैक्सिलरी, लैटरल इंसाइजर्स, थर्ड मोलर्स एंड प्री मोलर्स होते हैं, और जो मैक्रोडोंशिया है लार्जर टीथ वो सबसे ज़्यादा आपके रीजनल एरियाज़ में एसोसिएटेड होते हैं। हेमीफेशियल हाइपरट्रोफी, ओडोंटोमैक्सिलरी डिस्प्लेसिया, राइजोमेगेली एंड रेडिकुलोमेगेली। नंबर ऑफ टीथ में टोटल एनोडोंशिया, हेरिडिटरी एक्टोडर्मल डिस्प्लेसिया, पार्शियल एनोडोंशिया व्हिच इज़ ओलिगोडोंशिया या हाइपोडोंशिया, ठीक है। तो वो हमारे पास सबसे ज़्यादा कॉमनली कौन से होंगे मिसिंग? थर्ड मोलर्स होंगे, लैटरल इंसाइजर्स एंड सेकेंडरी मोलर्स होंगे, और अगर डिसिडुअस है तो मैक्सिलरी लैटरल। सुपरन्यूमरी टीथ डिसिडुअस में मैक्सिलरी लैटरल है, वरना मीजियोडेंस, डिस्टोमोलर्स, पैरामोलर्स हो सकते हैं, ठीक है। फिर हमने इरप्शन, प्रीमेच्योर, डिलेड, इम्पैक्टेड और इरप्शन सीक्वेस्ट्रम। प्रीमेच्योर में अगर कोई पूछ ले तो आपको न्यू नेटल टीथ के एग्जाम्पल्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। डिलेड इरप्शन के बारे में कोई पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए कि कॉजेज़ क्या हैं, इडियोपैथिक हो सकती हैं, सिस्टमिक फैक्टर्स, लोकल फैक्टर्स, पर्टिकुलरली जो आपके पास हेरिडिटरी जिंजिवल फाइब्रोमेटोसिस है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इम्पैक्टेड टीथ में मीजियो एंगुलर, डिस्टो एंगुलर, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, मीजियो एंगुलर, थर्ड मोलर्स में सबसे ज़्यादा कॉमन होती हैं पार्शली एंड कम्प्लीटली इम्पैक्टेड टूथ एंड इरप्शन सीक्वेस्ट्रम जो कि मोलर्स में होती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमने कंपोनेंट स्टार्ट करना है वो है डिस्टर्बेंसेस इन शेप ऑफ टीथ, ठीक है। और ये बहुत लेंथी है तो विल स्टार्ट दिस इन द नेक्स्ट वीडियो।